मॉर्निंग स्टूडेंट, निर्मल टीटी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज में मैं अंजू भारद्वाज आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है वो है साइंस मेथड अर्थात विज्ञान पद्धति। इससे पहले हमने सामाजिक अध्ययन पद्धति अर्थात सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत कौन कौन सी जो मेथड आए उनका हम आपको पहले बात कर चुके हैं, अर्थात पहले अध्ययन कर चुके हैं। उसमें व्याख्यान विधि आई थी, कहानी विधि आई थी, नाटकीय विधि आई थी, पर्यवेक्षित विधि, नमूना विधि, प्रोजेक्ट विधि, उसके बाद समस्या समाधान विधि, ब्रेन स्टॉर्मिंग विधि। इन सारी विधियों का प्रयोग हम कौन से अध्यापन कर सकें? हमने एसएस के शिक्षण विधि में आपको अध्यापन करा चुके हैं। आज हमारा जो मेथड है वो है विज्ञान पद्धति अर्थात विज्ञान पद्धति का अनुशासनात्मक महत्व। हमारे जीवन में विज्ञान का क्या महत्व है, क्यों हम विज्ञान पद्धति में, इसमें भी बहुत सारे मेथड आएंगे। इसमें भी आएगा प्रोजेक्ट विधि आएगी, ब्रेन स्टॉर्मिंग विधि आएगी, समस्या समाधान विधि आएगी, बहुत सारी इसमें भी विधि हैं। तो इन विधियों का हम किस प्रकार से प्रयोग करें, क्यों करें, कक्षा के अंतर्गत विज्ञान पद्धति को पढ़ाने का क्या महत्व है, बच्चों को इनसे क्या रेस्पॉन्स मिलेगा, बच्चे का क्या इसका विकास होगा, सर्वांगीण विकास के लिए सहायक है विज्ञान पद्धति। इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम आपको डिस्कस करेंगे। मानव जीवन को विज्ञान सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। विज्ञान ने हमारे कहाँ चंद्रमा पर खोज कर ली, चंद्रमा की खोज कर ली, किसके द्वारा? विज्ञान के द्वारा। विज्ञान के द्वारा आज जितने भी भौतिक संसाधन हैं उनको हम आराम से सरलता रूप से, आज देख लीजिए आप, ऑर्गेनिक खेती हो रही है, ये किसकी देन है? साइंस की देन है। जो लोग पहले कुओं से चरख खींचते हुए पानी कृषि के लिए देते थे, तो आज विज्ञान की देन ये है कि बूंद बूंद पद्धति अर्थात नलकूपों के द्वारा, अर्थात पाइप, बूंद बूंद पद्धति अर्थात खेतों में जब वो ड्रॉप करते हैं ना, ड्रॉप की रस्सी, वो विज्ञान की देन है। खाद बीज वो भी विज्ञान की देन है। बहुत सारे जो अत्याधुनिक जो सामान आए वो भी किसकी देन है? वो भी विज्ञान की देन है। विज्ञान ने इतनी प्रगति कर ली है कि हर चीज़ का सॉल्यूशन उसके पास है। जैसे आप साइंस के, आप ये जो महामारी चल रही है आपको पता है, तो साइंस इसमें भी है कि इसकी दवाई, ये दवाई लेने से शायद ये रोग मर जाए। अभी पूर्ण रूप में इनसे संतुष्ट नहीं है इस चीज़ के लिए, पर अभी भी रिसर्च चल रही है, अर्थात उसका महत्व अभी भी है। साइंस का महत्व तो कक्षा के अंतर्गत बालकों को साइंस के बारे में, उसके महत्व के बारे में कि साइंस हमारे कहाँ तक है। एक तो हमारी धार्मिक मान्यता हो जाएगी, एक हमारी साइंटिफिक रीजन हो जाएगा। कहते हैं ना कि अपन धार्मिक, जैसे अलंकारों के ले लीजिए, अलंकार जैसे लेडीज जो धारण करती हैं, ऊपर से लेके बांग में लगाना, बिंदी लगाना, फिर नाक में पहनना, ये सारी चीज़ें अपन तो क्या कहते हैं, इन चीज़ों को धार्मिक आस्था के लिए जोड़ते हैं। कैसे? इसकी शादी हो गई इसलिए इसको ये सारे कार्य करने चाहिए या करने ही पड़ते हैं। क्यों? सामाजिक मान्यता के अंतर्गत अर्थात समाज के द्वारा अधिकृत जो जिस औरत की या जिस लड़की की शादी हो जाती है उनको ये सारे कार्य करने पर विज्ञान इनका साइंटिफिक रीजन भी बताता है। अगर ये पहनोगे तो आपकी कोई ऐसी नस है जो वो कभी आपको उभरेगी नहीं। करधनी पहनोगे तो करधनी का भी साइंटिफिक रीजन है। यहाँ पहनोगे तो यहाँ भी साइंटिफिक रीजन है। पैरों में पहनोगे तो वो भी साइंटिफिक रीजन है। विज्ञान अपनी दृष्टि से देखता और धर्म अपनी दृष्टि से देखता। विज्ञान की माने तो विज्ञान उसकी बिल्कुल स्पष्ट प्रयोग करके उसको सिद्ध कर सकता है। तो हमारे कक्षा के अंतर्गत विज्ञान की स्थिति को हमें बालकों को समझाना। आज कृत्रिम रेत से बनी टेरोलिन, टेराकोट, टेरीबूथ, बहुत सारे स्वास्थ्य के सामान, टेलीविज़न, एलईडी, एलसीडी, बहुत सारी चीज़ें उपकरण आ गई। किसकी देन के अनुसार? विज्ञान की देन के अनुसार। पहले तो इतनी बड़ी बड़ी टीवियाँ, फिर शॉर्ट रूप, अब शॉर्ट रूप नहीं, अब तो दीवार बहुत, अब इसके आगे पता नहीं और कौन सा रूप आ जाएगा। ये किसकी देन है? ये विज्ञान की ही देन है। यातायात के क्षेत्र में सामान, रेलगाड़ी से लेकर, पहले तो क्या की थी, रेलगाड़ी का निर्माण हुआ किसके? साइंस के बदौलत ही तो है रेलगाड़ी का निर्माण करना। फिर पराध्वनि अर्थात पैरामीटर, क्या? एरोप्लेन, फिर उनका भी हमने क्या कर दिया, जेट विमानों का भी हमने क्या कर दिया, प्रयोग कर दिया। ये किसके माध्यम से किया? ये भी साइंस का ही रीजन है, साइंस ही
बहुत ऊपर तक ले गई। मतलब आधुनिक अपने घरेलू सामान से लेकर और जो भी सामान है, आज जो भी कुछ आप भौतिक संसाधन देख रहे हो, ये लाइट जल रही है, पंखा चल रहा है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये किसकी देन है? पहले कैसे बनते थे, आज कैसे बनते हैं? आज आप एक दिन में रातों रात में आप कुछ भी कर सकते हो। विज्ञान की ऐसी देन आ गई है कि जो पहले 10 आदमी एक काम को करते थे, आज एक मशीन उस काम को कर देती है। तो विज्ञान ने बहुत बड़ी उन्नति कर ली है। विज्ञान का अथाह भंडार है, जैसे हम कहते हैं ना कि एसएस का भी क्या है? अथाह भंडार। उसी प्रकार से विज्ञान ने भी बहुत ही प्रगति कर ली है। विज्ञान की प्रगति के द्वारा ही हमें बालकों को अपने शिक्षण व्यवस्था सुचारू रूप से बतानी चाहिए। इस स्थिति में विज्ञान की आवश्यकता का प्रश्न उठना स्वाभाविक है। आज के जीवन का ज्ञान समझने की उपयुक्त दृष्टि से बालकों को देना, अर्थात साइंटिफिक रीजन करना। कोई भी जैसे आज मैं साइंस वाले बच्चे हैं, उन बच्चों को कोई भी प्रॉब्लम आती है, समस्या आती है, मेडिकल विभाग में ले लीजिए, साइंस बायो वाले बच्चे लेते हैं, तो उनको जैसे बालक जब तैयारी करने जाता है, नीट की तैयारी करेगा, उससे डॉक्टर बनेगा, उससे पहले तो प्रयोगशाला में उसको पहले ही जब यहाँ पढ़ता है तभी कछुआ काटना, उसकी हृदय गति को दिखाना, सब सारे प्रयोग करके पहले ये किसकी देन है? ये विज्ञान की ही तो देन है। विज्ञान के द्वारा ही बालक फिर बड़ा होकर अपने जो कक्ष के अंतर्गत है, जो शिक्षक उसके ज्ञान देते हैं, उनके अनुसार विज्ञान साइंटिफिक रीजन को करते हुए वो बहुत उन्नति कर जाता है। सार रूप में आज के सामाजिक संगठन, राजनीतिक गठन से सफल जीवन व्यतीत करने के लिए विज्ञान की सामान्य शिक्षा के लिए अत्यधिक आवश्यकता है। विज्ञान शिक्षण की आज के सामाजिक मूल रूप से विज्ञान शिक्षण की आवश्यकता है। प्राकृतिक तथ्यों की जानकारी के रूप में कुछ शताब्दियों पूर्व ही विज्ञान का उद्भव हुआ तथा विज्ञान का विकास ज्ञान के एक स्वतंत्र और पूर्ण अनुशासन के रूप में हो गया। प्रकृति के जो तथ्य हैं, जो एक कहते हैं ना प्रकृतिवादी, प्राकृतिक जो चीज़ हैं उनका उद्भव अर्थात विज्ञान का उद्भव कुछ वर्ष पूर्व ही हुआ। जो हमारे साइंटिस्ट हुए थे, उन्होंने नई नई खोज की थी, तो वो कब हुआ था? कुछ वर्ष पूर्व ही, कुछ ही वर्षों पूर्व ही हुआ था। वर्तमान में विज्ञान की प्रकृति की अन्य विषयों से स्पष्ट रूप से पृथक अंकित करने में सक्षम है। जी हाँ, पहले कहते थे प्रकृति और विज्ञान एक ही है, तो आज विज्ञान ये सिद्ध कर देती है कि प्रकृति की चीज़ अलग है और विज्ञान की चीज़ अलग है। वैज्ञानिक अपना मत बताते हैं, प्रकृति दिखाती है। जैसे प्रकृति का प्रकोप ही तो समझ लीजिए, कभी भी इस टाइम में इतनी भयंकर गर्मी नहीं पड़ी थी। जो ये महामारी आ रही है, इसका कोई इलाज ही नहीं है, प्रकृति की देन ही तो है, पता ही नहीं चल रहा। ये जो बीमारी है, अपने अपने हार्मोन्स हमेशा बदलती रहती है, इसका कोई लक्षण ही समझ में नहीं आ रहा है, इसका क्या रीजन है और क्या रीजन नहीं है। विज्ञान को कुछ लाक्षणिक विशेषताएं, तकनीकी और अपना दर्शन है। नवीन अनुशासन का बालकों के व्यक्तित्व और उनके विकास के लिए विशिष्ट योगदान दे सकता है। अर्थात विज्ञान शिक्षण पद्धति बालकों के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होती है। अब इसमें आ जाती है शिक्षण विधियाँ। शिक्षण विज्ञान पद्धति क्या आ जाती है? शिक्षण विधियाँ। ये तो हो गया एक भूमिका विज्ञान पद्धति की, क्यों आवश्यक। विज्ञान ने हमारे बहुत सारे रिसोर्सेस ऐसे खोजे हैं जिससे आज के युवक को, आज के मानव को वो कठिनाइयों को सामना नहीं करना पड़ता था जो प्राचीन काल के मानव करते थे। जो प्राचीन काल में जो सारी परेशानी हुई थी, उन परेशानियों का निजात किन्होंने किसके कारण हुआ? विज्ञान मेथड के द्वारा। अर्थात अब इसमें आ गई शिक्षण विधियाँ। अब इसमें कौन कौन सी शिक्षण विधियाँ आएंगी? जैसे एसएस के अंतर्गत मैंने बहुत सारी शिक्षण विधि पढ़ाई थी, उसी अनुसार इसमें भी बहुत सारी शिक्षण विधि आएंगी। इसके भी पार्ट हैं, इनके भी अलग अलग पार्ट में शिक्षण विधियाँ होंगी। अब विज्ञान शिक्षण विधियों की आवश्यकता क्या पड़ी? सफल अध्यापक के पास शिक्षण हेतु अनेक पद्धतियाँ अथवा रीतियाँ होती हैं। अगर मेरा कोई टॉपिक कठिन है या पाठ कोई ऐसा आया है जो कठिन है, बालकों को वो समझ में नहीं आ रहा, तो मुझे बहुत सारे नवीन टेक्निकों का क्या करना पड़ेगा? प्रयोग करना पड़ेगा। और सफल अध्यापक वो ही है जिसके पास नवाचार हैं, अर्थात नई नई टेक्निकों के द्वारा वो बालक के ज्ञान को विकसित कर सके। अर्थात छात्र और शिक्षक के अंतर्गत, अर्थात
छात्र सरलतम तरीके से सीख जाए और उस ज्ञान को ग्रहण कर ले। जो भी उसको कठिनाई आ रही थी, जटिलता आ रही थी, उस पाठ को समझने के लिए शिक्षक का ये दायित्व है। वो बहुत सारी पद्धतियों के द्वारा, बहुत सारी मेथड है। अब मैं मेथडों का कौन सी जगह कौन से मेथड का प्रयोग होगा। मेथड तो अच्छे भी होते हैं और बुरे भी नहीं कह सकते। अच्छे तो सारे मेथड होते हैं, पर उन मेथडों का, जैसे मैं साइंस पढ़ा रही हूँ, अब साइंस में पढ़ाते हुए आपने ड्रामा पद्धति दे दी, तो साइंस में ड्रामा पद्धति तो बिल्कुल चलेगी नहीं, फिट ही नहीं होगा ड्रामा पद्धति साइंस मेथड में। तो साइंस की जो कोई विषय है, जीव विज्ञान पढ़ा रहे हैं या फिर जीव विज्ञान के अंतर्गत, या केमिस्ट्री है या फिर कोई और है साइंस के अंतर्गत, उसके अंतर्गत आपने ड्रामा पद्धति को पेश किया, तो ड्रामा पद्धति तो बिल्कुल इसके अंतर्गत फिट ही नहीं होती है। तो फिर ये शिक्षण विधि कैसी हुई, व्यर्थ हुई, बेकार हुई। तो इन शिक्षण विधियों के अंतर्गत ये कहा गया है कि अध्यापक सफल वही है जो विषय वस्तु के अनुसार, विषय के अनुसार अपनी जो टेक्निक हैं, अपने जो नवाचार हैं, उनके आधार पर बालकों को शिक्षा ग्रहण कराए। अब जैसे इसमें ये सारी, अब ड्रामा पद्धति को आप कहाँ एसएस के कक्षा अध्ययन के अंतर्गत आप करवाते, एसएस सामाजिक विज्ञान जो अध्ययन है उसके अंतर्गत आप ड्रामा पद्धति या नाटक पद्धति उनका आप प्रयोग करें, तो वो वहाँ पर सफल सिद्ध होंगी आपके पाठ को अच्छे से समझने के लिए। अगर ड्रामा पद्धति या नाटक पद्धति को आप विज्ञान शिक्षण के अंतर्गत सुचारू रूप से करें, अगर विज्ञान के अंतर्गत हम क्या करें, लागू करें उस चीज़ को, तो यहाँ पर वो व्यर्थ है। तो शिक्षण विधियों का, पद्धतियों का महत्व ये है कि शिक्षक के द्वारा जिस विषय वस्तु को जिस तरीके से वो रिप्रेजेंट कर रहा है, अर्थात अपने बालकों को समझाने का तरीका नई नई टेक्निकों के द्वारा, अगर साइंस का तो साइंस की जो पद्धतियाँ हैं, साइंस के जो मेथड है, उनके हिसाब से उनको शिक्षण विधियों का प्रयोग करना चाहिए, तभी वो सफल अध्यापक कहलाएगा। शिक्षण विधि तो सारी सही होती है, पर उन विधियों का किस प्रकार से कहाँ पर उनका प्रयोग किया जाए, वही शिक्षण विधियों के अंतर्गत आती हैं। एक परिस्थिति में एक पद्धति सर्वोत्तम होती है, तो वही पद्धति अन्य परिस्थितियों में व्यर्थ साबित होती हैं। मैंने अभी को बताया ना आपको, एक परिस्थितियों जहाँ नाटक पद्धति का सामाजिक अध्ययन में प्रयोग करते हैं, वहीं हम यहाँ पर क्या नाटक पद्धति सामाजिक अध्ययन, सामाजिक अध्ययन, और ये कौन सा होगा, विज्ञान अध्ययन, ठीक है, सामाजिक और विज्ञान। अब यहाँ पर तो आप कर दोगे कौन सी, यहाँ पर कर दिया आपने ड्रामा पद्धति, ड्रामा कर दिया, और यहाँ पर कर दिया आपने प्रयोगशाला या प्रयोग विधि। तो दोनों डिफरेंट हो जाएंगे ना। जो पद्धति यहाँ पर फिट थी, जो यहाँ पर वो अच्छे से सफल रूप से हम बच्चों को समझा सकते थे, वो पद्धति यहाँ पर बिल्कुल बेकार, यहाँ पर बिल्कुल बेकार है। और जो पद्धति यहाँ पर बिल्कुल सही थी, ऐसे इसमें ड्रामा करके या नाटक पद्धति है या कहानी विधि है, वो सारी विधि किस में आएंगी, एसएस के अध्ययन में। इस पद्धति को अगर हम सामाजिक अध्ययन में पढ़ाते हैं, सामाजिक अध्ययन के विषयगत जो भी हमारे विषयगत पाठ आए उनको बालकों को समझाए, तो ये पद्धति बहुत अच्छी है, व्यर्थ की नहीं जाएगी, ये बहुत अच्छी पद्धति कहलाएगी। तो इन पद्धतियों का हमें ध्यान रखते हुए, मतलब परिस्थिति के अनुसार कौन सी पद्धति, कौन सा नवाचार कहाँ फिट होगा, वो शिक्षक को ध्यान में रखना चाहिए। अतः अध्यापक का यह कर्तव्य है कि वह विभिन्न परिस्थितियों का अध्ययन करे और उनका सर्वोत्तम रूप से शिक्षण पद्धतियों का महत्व प्रदान करें। शिक्षण विधियाँ या शिक्षण पद्धति का जो महत्व है उनका ही प्रयोग करें। तो आपको शिक्षण विधि, कौन से शिक्षण में कौन सी विधि आएंगी, वो सारी विधियों का आपको अध्ययन बता चुके। विज्ञान की पद्धति के अंतर्गत कौन कौन से, अब इसके अंतर्गत कौन कौन सी विधि आएंगी, आपको कौन कौन से मेथड पढ़ने पड़ेंगे, उन मेथडों की जानकारी आपको दे देते हैं। जैसे देखो, मस्तिष्क उद्वेलन विधि, इसमें आएगा मस्तिष्क उद्वेलन
विधि। ये सेम है, ये एसएसके में भी पढ़ चुके हैं आप और साइंस में भी पढ़नी पड़ेगी, दोनों में ही सेम है। दूसरी जो विधि है वो इसमें आएगी, वो है प्रयोगशाला विधि, जो एसएस में नहीं है, प्रयोगशाला विधि। ठीक है। तीसरी है इसमें प्रयोग विधि। कौन सी? प्रयोग विधि, प्रयोग विधि। चौथी है इसमें क्षेत्र भ्रमण विधि, क्षेत्र भ्रमण विधि। अगली विधि है उसमें ह्यूरिस्टिक खोज विधि, ह्यूरिस्टिक विधि। अगली विधि है इसमें समस्या समाधान विधि, समस्या समाधान विधि। कौन सी विधि है? समस्या समाधान विधि। अगली जो विधि है इसमें वो है प्रायोजना विधि। एक विधि कौन सी है? वो है प्रायोजना विधि। प्रायोजना विधि। इन सारी विधियों का आपको विज्ञान शिक्षण के अंतर्गत बताएंगे, अर्थात इनमें से आपने बहुत सारी जो विधियां हैं वो किसके अंतर्गत पढ़ी होगी? वो आपने एसएस के अंतर्गत पढ़ी होंगी। समस्या समाधान, मस्तिष्क उद्वेलन, ये पढ़ी थी ना आपने। तो इनका प्रयोग वहाँ पर भी अच्छा है और इनका प्रयोग यहाँ पर भी अच्छा है। अब आपको बताते हैं शिक्षण विधियों का, तकनीकों का महत्व। अब इसके बाद इसमें आता है शिक्षण विधियों और तकनीक का महत्व। शिक्षण विधि एवं नई नई तकनीकों का, तकनीक का महत्व, इनका क्या महत्व है? पहला है सहानुभूतिपूर्ण होना। सहानुभूतिपूर्ण होना किसके अंतर्गत है? शिक्षण विधि एवं तकनीकी का महत्व। पहला जो महत्व है वो है सहानुभूतिपूर्ण होना। इसमें क्या बताया गया? उत्तम पाठन पद्धति के प्रति सहानुभूतिपूर्ण होते हैं। इसमें भय आतंक को कोई स्थान नहीं दिया जाता है। अध्यापक बालकों के साथ यथासंभव सहानुभूति व्यवहार करता है, अर्थात उत्तम जो पाठ की व्यवस्था है या बालकों को जो समझाने की व्यवस्था है उसमें शिक्षक का रवैया कैसा होगा? सहानुभूतिपूर्ण होगा। इसमें बालक को भय आतंक के द्वारा डराया धमकाया नहीं जाता है, अर्थात बालक पे जो भी अगर पाठ्य पुस्तक में विषयगत सामग्री के अंतर्गत कुछ उस पर नहीं आता तो शिक्षक का ही दायित्व बनता है कि वो सहानुभूतिपूर्ण बालक को समझाए। तो पहला जो इसकी महत्व है, जो पहला जो तकनीक है वो है सहानुभूतिपूर्ण होना। शिक्षक के द्वारा बालकों को भय एवं आतंक से मुक्त करते हुए सहानुभूतिपूर्व पाठ का अर्थात अध्यापन कराना। अगला जो पॉइंट है वो है इसमें पथ प्रदर्शन की योग्यता का होना। पथ प्रदर्शन की योग्यता का होना। दूसरी क्या हो गई? पथ प्रदर्शन की योग्यता का होना। अच्छी पद्धति वह है जिसमें बालक का उचित पथ प्रदर्शन किया जाता है। पथ प्रदर्शन अध्यापक इस ढंग से करता है कि बालक सुगमता से ज्ञान प्राप्त करना एवं मात्र नहीं वरन उचित ढंग से प्रदर्शन करना। बालक के लिए जो अच्छी टेक्निक है वो क्या है? पथ प्रदर्शन करना होना। कोई
कोई भी सर्वज्ञ नहीं होता और कोई भी तुच्छ नहीं होता, अर्थात सबका, आप भी जितने होशियार हो उतने होशियार, मैं जितना हो सकता है आप हमसे भी ज़्यादा होशियार हो, हमसे भी ज़्यादा जानते हो। शिक्षक इसमें क्या बताया गया, पथ प्रदर्शक के रूप में बालक को उचित मार्गदर्शन देना, उचित गाइडेंस देना। अगर आप ये काम इस तरह से करोगे तो आपका कार्य सही होगा। शिक्षक के द्वारा होना चाहिए क्या, पथ प्रदर्शन की योग्यता का होना। बालक को कोई कार्य नहीं है, अर्थात विषय वस्तु में उसको कोई जटिलता आ रही है, तो शिक्षक का ये कर्तव्य है कि वह उसका पथ प्रदर्शन करे, अर्थात उचित मार्ग को बताए, सही दिशा में ले जाए। वो ही इसका क्या है, दूसरा महत्व, पथ प्रदर्शन की योग्यता का होना। तीसरा इसकी पद्धति है या महत्व है, वो है बाल मनोविज्ञान के अनुकूल, बाल मनोविज्ञान के अनुकूल, बाल मनोविज्ञान के अनुकूल। बाल, आज की हमारी जो शिक्षा प्रणाली वो कैसी है, वो बाल मनोवैज्ञानिक है। बालक के द्वारा ही हमें बालक उनको शिक्षा दी जाती है। पहले कौन प्रधान था, पहले शिक्षक प्रधान था, आज के युग में कौन प्रधान है, बालक। बालक की रुचि, आयु, विभिन्नता के स्तर के अनुसार ही हम शिक्षा में परिवर्तन करते हैं। इसमें अध्यापक समस्त बालकों को एक ही लकड़ी से नहाकर उसके शारीरिक, मानसिक, व्यक्तिगत भिन्नता को ध्यान में रखकर शिक्षा प्रदान करता है। अध्यापक के लिए आवश्यक है बालकों के स्वभाव मनोविज्ञान को बलिप्रद। मैंने क्या कहा, आज की जो शिक्षा प्रणाली वो कैसी है, बाल मनोवैज्ञानिक प्रणाली। बालक के आईक्यू के अनुसार शिक्षक को शिक्षा देनी चाहिए, अर्थात इसमें बालकों को ये नहीं है, शिक्षक को यह अधिकार नहीं होता कि सारे बालकों को एक ही, उससे क्या कहते हैं ना, एक ही डंडा से हकरा सबको, सब भेड़ों को। जी नहीं, आज की जो हमारी शिक्षा प्रणाली वो क्या होती है, बालकों के आईक्यू के अनुसार एक कक्षा में विभिन्न प्रकार के बालक बैठे हुए थे, उनके शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक स्तर की जांच करते हुए शिक्षक का एक कर्तव्य होता है कि बालक को उसी हिसाब से वो अध्यापन कराएं, अर्थात बाल मनोविज्ञान के अनुसार ही बालकों को शिक्षा प्रदान की जाए। उनके आईक्यू को लेकर, उनकी आयु को लेकर, उनके मानसिक स्तर को लेकर, उनके शारीरिक स्तर के अनुसार बालकों को शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। कौन सा टॉपिक, कौन से पॉइंट में, बाल मनोविज्ञान के अनुकूल, ये इसका अगला महत्व है। अगला जो महत्व है वो है शैक्षिक सिद्धांतों के अनुकूल, शैक्षिक सिद्धांतों के अनुकूल, शैक्षिक सिद्धांतों के अनुकूल। जी हाँ, शिक्षा के अंतर्गत जो सिद्धांत हैं, सर्वोत्तम पद्धति, अन्य विशेषता, शिक्षा के नियम के अध्यापन के प्रमुख सूत्रों को व्यवस्थित ढंग से प्रयोग में लाता है। इन सूत्रों के उचित प्रयोग से पाठन पद्धति प्रभावशाली होती है और छात्र अध्यापन में रुचि लेते हैं। मैंने आपको बताया था ना वो गेस्टाल्टवादी सिद्धांत भी, पूर्ण से अंश की ओर, पहले पूर्णाकार बता दीजिए, उसमें फिर छोटे छोटे अंश, ऐसे ज्ञात से अज्ञात की ओर, ऐसे आगमन से निगमन विधि आपको बताएं। तो शिक्षक का दायित्व होता है कि उसको बहुत सारे शिक्षण सूत्रों की, सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए अपने शिक्षण को या अपने अध्यापन को सरल तरीका के अनुसार बालकों को समझाए, जिससे बालक क्या लें, उसमें रुचि उत्पन्न हो, बालक पढ़ने के लिए लालायित हो एवं बालकों के पढ़ाई के प्रति अच्छे से रुचि उत्पन्न की जा सके। तो शैक्षिक सिद्धांतों के अनुसार शिक्षक को क्या देने चाहिए, बालकों का अध्यापन कराया जाना चाहिए। अगला जो सिद्धांत है, वो महत्व है, वो है प्रेरणादायक होना। जी हाँ, बालक के आदर्श कौन होते हैं, शिक्षक होता है। शिक्षक जैसा कार्य करता है बालक उसी के अनुसार ढल जाता है। तो जो शिक्षा, जो प्रेरणा हम बालकों को अपने अध्यापन के दौरान देंगे, वो ही बालकों के लिए प्रेरणादायक होगी। तो अगला जो महत्व है वो है प्रेरणादायक होना। बालकों को ऐसी चीज़ बताइए, ऐसी विषय वस्तु को सरल तरीका से या नई तकनीकों के माध्यम से बालकों को बताइए जो वो आपके प्रेरणा के स्रोत हो सकें।
अगला जो महत्व है वो है इसमें सुव्यवस्थित पद्धति होना। सुव्यवस्थित, अगला प्रेरणा होना, प्रेरणा का स्रोत, ठीक है। फिर इसके बाद है सुव्यवस्थित पद्धति का होना। सुव्यवस्थित पद्धति का होना। अब सुव्यवस्थित पद्धति किस प्रकार से आएगी, वो है इसमें सुव्यवस्थित पाठन पद्धति अध्यापक को सफलता की ओर ले जाने वाली हो। सुव्यवस्थित पर अध्यापक आत्मविश्वास और बिना शंका के, अगर कोई शिक्षक बिना अध्ययन किए ही कक्षा के अंतर्गत प्रविष्ट कर जाता है तो उसको हमेशा भय और ये आशंका रहेगी कि जो मैं आज अध्यापन कराने जा रहा हूँ उसका मुझे पूर्ण नॉलेज ही नहीं है। फिर बालकों के पास कैसे जाकर और उसका सही तरीके से अध्यापन करा सके या अपने पाठ को सफल बना सके। तो इसमें सुव्यवस्थित पद्धति का होना, पहले जो हमें कोई भी कार्य करना है, कोई भी व्यवस्था बनानी है, उसको व्यवस्थित ढंग से अर्थात योजना के अनुसार करके बालक को देना, अर्थात सुव्यवस्थित रूप से बालक को अध्यापन कराना, जिससे बालक का सर्वांगीण विकास हो सके और बालक रुचि के अनुसार पढ़े और बालक पढ़ने के लिए लालायित हो सके। तो ये कौन सी पद्धति हो गई, सुव्यवस्थित पद्धति। अगली जो महत्व है वो है पूर्व ज्ञान पर आधारित होना। पूर्व ज्ञान पर आधारित होना। पूर्व ज्ञान पर आधारित होना। अब पूर्व ज्ञान पर आधारित किस प्रकार से कहते हैं ना, पूर्व ज्ञान नॉलेज, मैंने आपको बहुत सी पहले उदाहरण भी दिए थे। पूर्व ज्ञान पर आधारित होना अर्थात बालक ने पूर्व कक्षा में या उसका पूर्व ज्ञान किस प्रकार का, उसी ज्ञान के आधार पर बालक को शिक्षा देनी चाहिए। शिक्षक का यह कर्तव्य है बालक के IQ को नापते हुए अर्थात उसके पूर्व ज्ञान के अनुसार ही शिक्षक को शिक्षा देनी चाहिए। पूर्व ज्ञान के आधार पर नवीन ज्ञान को जोड़ते हुए ही आधारित शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। तो बालक का स्तर और भी अच्छा होगा। स्तर के अनुसार देख लेते हैं बालक का IQ कितना है, इसका पूर्व ज्ञान कितना है, इस सब्जेक्ट में पूर्व ज्ञान कितना, उसके अनुसार आगे के ज्ञान को उसको देना चाहिए। ये इसका अगला महत्व है। अगला जो महत्व है वो है उपचार पूर्ण होना। उपचार पूर्ण होना। अगला जो है वो है उपचार पूर्ण होना। उपचार पूर्ण होना, इस पद्धति में बालकों की भूलों का सावधानी से उपचार किया जाता है। इस प्रकार के अध्ययन में बालकों द्वारा भूल करने पर उन्हें मारा पीटा नहीं जाता वरन सहानुभूतिपूर्ण उनका उपचार किया जाता है। जी हाँ, ये नहीं कि तुमने ये गलती कर दी, डंडे इधर आ, मुर्गा बन, डंडा खा, हाथ ऊपर कर, जी नहीं, सहानुभूतिपूर्ण, कोई बात नहीं, अब की बार गलती है, अगली बार करोगे सही पूर्ण करोगे, सही कार्य करोगे। तो उनकी गलतियों को मार पीट कर नहीं, सहानुभूतिपूर्ण शिक्षक का ये दायित्व होता है। जो गलतियाँ उन्होंने की है, जो त्रुटियाँ उन्होंने किया, उन त्रुटियों का निराकरण करके अर्थात सही तरीके से बताते हुए शिक्षक को बालकों का उपचार पूर्ण अध्यापन किया जाना चाहिए। अर्थात मार पीट करके नहीं, सही तरीके से बालक का उपचार किया जाना चाहिए। अगला जो इसका महत्व है वो है क्रियाशीलता के अवसर। क्रियाशीलता के अवसर। क्रियाशीलता के अवसर, जैसा कि इससे मैथ से ही पता चल रहा है बालक क्या होगा, इसमें क्रियाशील होगा। कार्य करने के लिए जितने बालक को आप दोगे, बालक के लिए जितने अवसर होंगे, बालक उतना ही सीखेगा। पहले त्रुटि करेगा, त्रुटि करने के बाद शिक्षक के द्वारा उन त्रुटियों का निवारण करते हुए बालक को क्रियाशील बनाना, अर्थात बालक को इतनी स्वतंत्रता प्रदान की जाती है कि वह क्रियाशील होकर ज्ञान अर्जन करे। शिक्षण में निष्क्रियता नीरसता लाती है और बालक रुचि के साथ नवीन ज्ञान नहीं, क्रियाशीलता का महत्व है। नवीन ज्ञान के लिए बालक अग्रसित हो जाता है। ये कौन सी शिक्षण विधि एवं तकनीकों का महत्व। लास्ट जो इसकी
महत्व है वो है मानसिक और शारीरिक श्रम का समन्वय। जी हाँ, वो है मानसिक एवं शारीरिक श्रम का महत्व। किसका? मानसिक एवं शारीरिक श्रम का समन्वय। दोनों का समन्वय कैसा होगा? शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से। मानसिक एवं शारीरिक श्रम का समन्वय एक श्रेष्ठ पठन अध्यापन पद्धति बालक के केवल मानसिक श्रम के लिए उत्साहित नहीं वरन शारीरिक श्रम के लिए भी उत्साहित करती है। इस प्रकार उसमें शारीरिक मानसिक श्रम का समन्वय किया जाता है। जो श्रेष्ठ पाठन की जो पद्धति होती है, पढ़ाने की जो पद्धति होती है, वह शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार के श्रम को कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। दोनों का समन्वय होता है। इसमें मानसिक रूप से बालक तर्क शक्ति, चिंतन शक्ति का प्रयोग करेगा। अगर कोई ऐसी चीज़ है जिससे बालक शरीर का भी उसमें क्रियाशीलता रहेगी कि दोनों का समन्वय होना बहुत ज़रूरी है। इसमें आज हमने शिक्षण विधि एवं तकनीकी के महत्व में पहला बताया था सहानुभूतिपूर्ण होना, शिक्षक का सहानुभूति व्यवहार। दूसरा होता है इसमें शिक्षण की योग्यता का होना, योग्य प्रदर्शित करना, पथ प्रदर्शन, बाल मनोविज्ञान के लिए शिक्षा प्रदान करना। अगला जो इसका स्टेप था वो है शैक्षिक सिद्धांतों के अनुसार अनुकूल होना, शिक्षा के अर्थात शिक्षण सूत्र, शिक्षण सिद्धांत के द्वारा बालकों को ज्ञान प्रेषित करना। प्रेरणा का स्रोत, शिक्षक प्रेरणा का स्रोत होता है, अर्थात उसको ऐसी मोटिवेशनल रूप से बालकों को उत्साहित किया जाना चाहिए तो शिक्षक क्या हो जाएगा? प्रेरणा का स्रोत। सुव्यवस्थित ढंग से सुव्यवस्थित पद्धति अर्थात सुव्यवस्थित पद्धति शिक्षा जब कक्षा के अंतर्गत जाए तो उसका मानसिक रूप से पहले तैयार होकर अर्थात योजना बनाते हुए उसको किस किस स्टेप के अनुसार बालकों को अध्यापन कराना, ये सारी टेक्निक पूर्व ज्ञान के आधार पर बालकों को शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। उपचारपूर्ण, डांटते फटकारते भयतंग के द्वारा नहीं, उनका निवारण करते हुए, त्रुटियों का निवारण करते हुए। अगला जो है इसमें क्रियाशीलता के अवसर, बालक को स्वतंत्र रूप से कार्य करने दे, उनका ज्ञान अर्जन विकसित हो जाएगा और मानसिक शारीरिक दोनों का समन्वय होता है। तो आज हमने विज्ञान पद्धति का अनुशासनात्मक महत्व एवं विज्ञान शिक्षण विधि एवं विज्ञान शिक्षक विधि एवं तकनीकी के महत्व के बारे में बताया था। अगली जो क्लास होगी वो हमारे मेथड के अनुसार होगी। आशा करती हूँ आपको ये पद्धति समझ में आई होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।